हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू चैनल एयर वॉरियर एयरमैन में। मैं हूं मयंक मिश्रा और आज अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं टॉप फिल्म्स के 25 क्वेश्चंस। सो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं आज। 25 जो क्वेश्चंस होंगे, आज जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इजी नहीं है। लोग बोलते हैं बहुत इजी है, बट आपके हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट बेस है फॉर्मूले पे, वो आप कर सकते हैं। तो 25 आउट ऑफ 25 में आप स्कोर अपना कमेंट में कर सकते हो। जितना भी आपका स्कोर है आप प्लीज कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन और इसके साथ हम देखने जा रहे हैं। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। सदिश वेक्टर ए इक्वल टू इतना एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोड। आप जानते हैं एक्स अक्ष पूछ रहा है, सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। और एक्स अक्ष के साथ क्या होता है, आई कैप होता है। और जो कि जे कैप और के कैप यहाँ पे नहीं है तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी, जीरो जीरो हो जाएंगी। और फिर क्या हमको निकालना है, कोड निकालना है, यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, ओके, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, जे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो, और के तो है नहीं तो के की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, आई इंटू वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कर लेंगे तो इसका मॉड निकालना होता है, ठीक है ना। इसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस वन टू, और इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। और ये √2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नैंड गेट में नैंड गेट का निर्गत शून्य कब होगा। पहले मैं नैंड गेट बना लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। नैंड गेट ये रहा, ये नॉट गेट हमने ऐड कर दिया। अब क्या करें, नैंड गेट निर्गत शून्य कब होगा, शून्य कब होगा। पहले हम आंसर से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, ऑप्शन क्या है, यदि दोनों निवेशी शून्य हो। आप जानते हैं दोनों निवेशी शून्य हो तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो, अपोजिट करेंगे तो वन। निर्गत कितना आ रहा है, वन आ रहा है। बट नॉट गेट लगाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। अब आगे क्या है, यदि एक निवेशी शून्य और दूसरा निवेशी एक हो। अब यहाँ पे मैं शून्य रखता हूँ यानी जीरो, यहाँ एक रखता हूँ। वन एंड जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो का मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो क्या होगा, वन आएगा। अपोजिट करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको चेक करते हैं। वन एंड वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट करेंगे तो वन एंड वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, और वन का अपोजिट क्या होगा, जीरो। सो वी विल गो विद द आंसर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लारेंज बल का परिकलन के लिए सूत्र है। आप जानते हैं लारेंज बल F इक्वल टू क्या होता है, क्वाब साइन थीटा। क्या होता है, क्वाब साइन थीटा। अब क्या होता है, हम साइन हटाएंगे तो V क्रॉस B हो जाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ई भी वेक्टर ई यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यहाँ पे कंबाइन करता है। तो क्या हो जाता है, क्यूई ऐड करेंगे आप यहाँ पे, प्लस क्यू V क्रॉस B, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्यू कॉमन कर सकते हैं ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ई कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V क्रॉस B, ओके। सो वी विल गो विद द आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सदिश वेक्टर ए का के अनुदिश घटक। आप जानते हैं घटक यानी भी प्रक्षेप पूछ रहा है आपसे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन ए मॉड बी, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें मॉड बी इंटू बी, ठीक है, मॉड बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वन, थ्री इंटू वन, ओके। अब मॉड निकाल देते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे बी का निकालेंगे, जिससे प्रक्षेप पूछता है उसको नीचे कर देते हैं, उसी का मॉड निकाल देते हैं। वन का स्क्वायर भी करेंगे तो वन ही होगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन होगा, यानी 5/√2 आपका आंसर आएगा ए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू, डेल डब्ल्यू या डेल यू, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है आगे। तो इसमें क्या होता है, डेल डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं
पी डेल वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी विल गो विद आंसर ए। कह रहा सरल आवर्त गति करते हुए संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके माइंड में। तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस को क्लियर पढ़ना होता है और एक कॉन्सेप्ट अपने जो पढ़ा हुआ उसे सर्टिफाई करना होता है कि हाँ ये सही है गलत है। तो पहले हम चलते हैं ऑप्शन ए पे। कण का संपूर्ण ऊर्जा सदैव अचर रहता है। आप जानते हैं कि ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है, यानी सरल आवर्त गति में टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। हम चलते हैं ऑप्शन बी के पास। प्रत्यानयन बल सदैव एक स्थिर वस्तु की ओर दृष्ट रहता है। आप जानते हैं कि जो भी फोर्स जो होता है ये क्या होता है, प्रत्यानयन बल हमेशा क्या होता है, एक सेंटर की तरफ क्या होता है, सेंटर अलोंग द रेडियस, हाँ अलोंग, सॉरी, ये क्या होता है बाहर की तरफ दिष्ट होता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। और फिर क्या होता है, प्रत्यानयन बल का मान चरम स्थितियों पर अधिक होता है। आप जानते हैं कि चरम स्थितियों पे अधिक होता है प्रत्यानयन बल का वैल्यू। और फिर क्या करें, आप चलते हैं ऑप्शन डी के पास। कण के त्वरण का मान साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है। आप जानते हैं कि साम्य स्थिति में क्या होता है, त्वरण सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम यानी 0 होता है। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, धारावाही चालक की धारा का अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम होने के लिए अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच में कोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल बी, यानी क्या कर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम होने के लिए। तो आप जानते हैं एक धारावाही चालक के लिए क्या होता है, डेल बी इक्वल टू होता है के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा के, और साइन थीटा की अधिकतम के लिए साइन थीटा की वैल्यू किस पे अधिकतम होती है, 90 डिग्री पे। किस पे होती है, 90 डिग्री पे। तो वी विल गो विद आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक साबुन के बुलबुले जिसका विभव इतना है कि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो बुलबुले का नया विभव हो जाएगा। आप जानते हैं जो भी साबुन के बुलबुले का विभव क्या होता है, V इक्वल टू होता है के क्यू अपान आर होता है। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज क्या है, 16 भी है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 16 भी है, ठीक है, 16, सॉरी यहाँ पे करते हैं 16 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और यहाँ पे R रेडियस कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8V आ जाएगा आपका आंसर। आप इसका रेशियो भी बना सकते हैं, रेशियो बना कर सकते हैं V1 V2 इक्वल टू R2 R1, ऐसे कर सकते हैं, बट ये ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो 8V आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेश Q के घन के केंद्र पर रखा गया है, किसी भी फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, किसी भी फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। आप जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है, फ्लक्स चेंजमेंट इक्वल टू होता है एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चूंकि अब क्या है, ये घन का केंद्र है, यानी होता है 6 कोने होते हैं, 6 हो जाएगा 6। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिखा है कि ऐसे ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी में आप सेटिस्फाई करेंगे होगा ही नहीं। बट क्या होगा, यहाँ पे आप 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो ये आप ये सोच रहे हो कि ये वैल्यू आपको दी नहीं है और आप ये क्वेश्चन गलत टिक करके चले आएंगे, बट आपको ये ध्यान देना है कि ये वैल्यू को 4 पाई एप्सिलॉन, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बनाने के लिए ही ये 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इजी हो सके आपका मेथड। तो हम वी विल गो विद आंसर ए। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को
500 वोल्टेज तक आवेशित करने के लिए इसके प्लेटों को न प्रतिरोध से जोड़ा गया है। प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा, उष्मा क्या होगी, जो स्टोर एनर्जी होगी वही तो होगी। तो आप यहाँ पे देखो स्टोर एनर्जी क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है, एक होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C और ये होता है हाफ, यहाँ पे जो लगता है वही लगा लेते हैं। क्या यहाँ पे आ रहा है, ये वाला फार्मूला आएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू क्या है 10 और माइक्रोफेरेड है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, और हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी v स्क्वायर करना है ना, तो 25 कर लो डायरेक्ट और 10⁴ कर सकते हो इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2500 आएगा। 25,000 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 जीरोस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 125 आएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 10⁻4 में तो क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी 10⁻2 और -2 की वजह से हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो और ये हो जाएगा जूल। हमसे एनर्जी पूछा है तो जूल, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। आप जानते हैं जब भी विस्फोट होता है नाभिकीय अभिक्रिया में तो वहाँ पे एनर्जी, टोटल एनर्जी भी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, यानी संरक्षित रहती है और मास भी कंजर्व रहता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, ये आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहता है। और आप जानते हैं कि किसी भी मास के एलिमेंट को हम बेटर डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम से। किससे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम से। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी से हो, क्योंकि ये तीनों चीजें आपकी कंजर्व रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक छोटे दंड चुंबक जिसका आघूर्ण m है को एक समान क्षेत्र में H में रखा गया है। H के लिए आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे H इक्वल टू B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में के साथ थीटा कोण से बनाती हुई चुंबक का आघूर्ण, मतलब आघूर्ण निकालना है आपको। आप जानते हैं बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है, MB साइन थीटा। क्या होता है, MB साइन थीटा। अब साइन थीटा को आप सोचेंगे बी यहाँ पे लिख दिया, भाई एच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 हम लिख सकते हैं एम बी इंटू 1/2 लिखो या डायरेक्ट 2 लिख दो, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक किसी कुचालक में संयोजी बंद व चालन बंद के बीच वर्णित ऊर्जा अंतराल में निम्न कोटि का होता है। आप जानते हैं कुचालक के लिए जो आता है वो चालन बंद और संयोजी बंद के लिए ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है और हीरे के लिए क्या आता है, हीरे के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। कंडक्टर के लिए 0 वोल्ट आता है, यानी इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। और किसके लिए, हाँ सेमी कंडक्टर भी होते हैं। सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है 1 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो होगा यहाँ पे आएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव। ये आपको ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आई थिंक 2018 का क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्ट पूछा गया था ऐसे ही। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। तो ये क्या है आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि किसी गतिज घर्षण गुणांक म्यू के तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक तो साधारणतया आप जानते हैं म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के एंड म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। अब आपको बताते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये रोलिंग फ्रिक्शन है। सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण ही होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन, ये रहा आपका आंसर। तो वी विल गो विद आंसर ए। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ग्राम एवं 4 ग्राम द्रव्यमान के 2 कण समान रेखीय संवेग के साथ गतिमान है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। आप जानते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पता होगा, P² इक्वल टू क्या होता है,
डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, P इक्वल टू 2m के पी स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन है ये क्या है, सेम है, ये कांस्टेंट है, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है, हम ये रख लेते हैं m1 m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन के। अब ये क्या है भाई, ये रूट में है, ये दो चीज ध्यान रखिए आप लोग, ये चीज क्या इसमें है, टोटल रूट में है। तो क्या हो जाएगा, m1 m2 लिख लेते हैं यहाँ पे 1 अपॉन 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई। अब ये क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी इसके अपोजिट ही आएगी, आप ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, ठीक है। तो इस चीज क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k, यानी के लिए क्या हो जाएगा, ये 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। वी विल गो विद आंसर ए। 2 करोड़ के लिए समय विस्थापन संबंध में निम्न में समकरोड़ को व्यक्त किया जा, आप जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। और ये जो आगे दिया रहता है आपका इक्वेशन, वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम है आपका, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, डायरेक्ट रख लेते हैं, क्या होता है 0.06 अपॉन, या तो आप पूरा बना सकते हो, कई लोग बोलेंगे कि हाँ इसको नहीं कर रहे हो, तो कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। ये A1 अपॉन A2 ये स्क्वायर है, ठीक है। अब हो जाएगा ना, अब समझ में आ जाना चाहिए। 0.03 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्या हो जाएगा, 3 2 6 यानी 2:1 आएगा। और 2:1 हम क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4:1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द्रव का प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण होता है प्रत्यास्थता नहीं, तरलता नहीं, आकारहीनता नहीं, ये होता है वॉल्यूम कंजर्वेशन। आप जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप डायरेक्ट देख के एलिमिनेट कर सकते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताप में वृद्धि के साथ किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये क्या आएगा, बी होता है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य 2 किलोमीटर दूर स्थित किसी सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी को मिलाता है, उसकी घड़ी में कितना दोष हवा का वेग कितना है। आप जानते हैं भाई क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है ना। तो दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर है, यानी इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 2000 मीटर आएगा, और 2000 मीटर में हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या लगभग हमारे साथ है 6, हाँ 6 आना चाहिए, 6 सेकेंड सुस्त होगा, यानी 6 सेकेंड उसकी लेट घड़ी क्या होगी, लेट होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान एक कार समान समय अंतराल में केंद्रीय पर एक समान कोण बनाती है, तो कार के वेग के संबंध में कौन सा सही है। वेग स्थिर है, नहीं, वेग तो चेंज होता रहता है। और फिर क्या कर रहा है, वेग का परिमाण एवं दिशा परिवर्तित है, वेग का परिमाण कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, समान कोण बना रही है भाई, ये ध्यान रखो, ये भी गलत। चलते हैं सी, वेग का परिमाण स्थिर है परंतु दिशा, हाँ दिशा परिवर्तित होती रहती है, वेग का दिशा वृत्त के, नहीं 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 भाई, ये तो टेंजेंशियल होता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन इसका ही होगा, सी होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न नाप की गोलियों को किसी श्यान माध्यम में गिरा दिया जाए तो श्यान का प्रतिरोध समानुपाती होता है। आप जानते हैं विस्कोस फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई एन आर वी। तो यहाँ पे सारे जो क्या कर रहे हैं, नाप की गोलियों को, तो गोली की त्रिज्या के समानुपाती होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये जो आर है यहाँ पे इसके समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। विस्कोस फोर्स है ये, स्टोक्स का नियम है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपतित फोटान, यदि आपतित फोटान की तरंगदैर्घ्य कम कर दी जाए तो अब देखिए क्या होता है, E इक्वल टू, हाँ तो इसका हम आपको ऐसे ही करना चाहिए, आई थिंक सो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा हो जाएगा, क्योंकि जब लेमडा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा किसमें, एनर्जी में। तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग परिवर्तित होगा, ऊर्जा
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 सेकेंड में 50 kg द्रव्यमान वाले पिंड को इतना मीटर ऊपर उठाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, W/T, बट यहाँ पे W तो दिया ही नहीं है, और W हम कैसे निकाल सकते हैं, mgh से। कैसे निकाल सकते हैं, mgh। अब m क्या है भाई, यहाँ पे 50 kg है, g कितना है आपका 10 दिया है, और h कितना है 20 है, और अपॉन t कितना है 20 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा, 500 वॉट। और P यानी शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वॉट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपका ये होगा, बट आप लोग यही करके और अब करके चले आएंगे, टिक करके चले आएंगे, बट यहाँ भी तो ध्यान दो, क्या है ये 1000 वाट, वो हाफ किलोवाट है ना, हाफ किलोवाट भी तो वही होता है 500 वाट। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो लंबे तार जिनमें प्रत्येक दिष्ट धारा डीसी समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे के निकट रखे गए हैं, इनमें कौन सा कथन सही होगा। पहले तो आप ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो कि क्या आकर्षित करेंगे तार, तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, और क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। पहले आप ध्यान दो, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे डीसी क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन यानी क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पैरेलल ले चलेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। बट अगर यहाँ पे अपोजिट होता, बट यहाँ पे अगर अपोजिट हो जाता, यानी डीसी की दोनों करंट अगर अपोजिट हो जाती, तो क्या करते हैं, वो रिपल्स करके एक दूसरे को विकर्षित करती। सो दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। फिजिक्स के, और कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, एंड प्लीज गाइस सपोर्ट एंड शेयर। आप सभी को जय हिंद, और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग हमसे अभी तक जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नई वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय।